तो स्टूडेंट्स हमने मीनिंग देख लिया है एनपीओ का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है ना। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर ऐसी संस्थान होती है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका मेन काम होता है सोशल वेलफेयर करना, यानी सामाजिक कल्याण करना। इनका प्रॉफिट कमाना एम नहीं होता है, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल्स भी हमने पढ़ लिए हैं, एजुकेशन हो सकते हैं, कल्चरल हो सकते हैं, और स्पोर्ट्स वगैरह को जो भी प्रमोट करते हैं ऐसे इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। बेसिकली ये लोग कोई मैन्युफैक्चरिंग या कोई सेल नहीं करते हैं। अर्निंग के स्रोत भी इनके अलग हो सकते हैं, ठीक है। वो बता रहा हूँ मैं कैसे। चलिए दूसरा टॉपिक हम देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या कहते हैं इसके। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनपीओ यानी अलाभकारी संस्थाओं की विशेषताएं क्या क्या है। तो सबसे पहला इसका मेन मोटो होता है पर्पस। पर्पस क्या होता है? सोशल वेलफेयर, यानी इसका उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण करना, ठीक है। आगे इसके उदाहरण लिख सकते हो आप अंदर। शैक्षिक हो सकते हैं, यानी आपके एजुकेशनल हो सकते हैं, कल्चरल सामाजिक हो सकते हैं, रिलीजियस धार्मिक, या पब्लिक ऑब्जेक्टिव यानी सामाजिक उद्देश्य के लिए भी ये बनाए जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा नॉट प्रॉफिट मोटिव, यानी इट्स मेन एम इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। इनका मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता। अभी तक आपने जो भी 11th की अकाउंटिंग सीख रखी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, उसके साथ साथ लेजरिंग करना, ये सारी चीज़ें बेस्ड थी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इस बार हम अकाउंटिंग जो करने वाले हैं वो अदर देन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, थोड़ी सी अलग होने वाली। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है बेटा? लाभ ना कमाना, है ना। आगे थर्ड वाला कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यानी इनको मैनेज कौन करता है? मैनेज मतलब सर, मैनेज मतलब इनको चलाता कौन है ना। ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर होगी, जैसा मैंने कहा एक सोसाइटी ने अपने लोगों के लिए या अपने आसपास के लोगों के लिए, अपनी सोसाइटी के लोगों के लिए स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करती है। वो ऐसी संस्था बनाई है उन्होंने ताकि स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिले। हो सकता है वो योगा क्लास वगैरह उसके लिए मोटिवेट करने के लिए बनी हो। तो ऐसी इंस्टीट्यूशन को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। अब इनको चलाएगा कौन? तो चलाएगा इनमें ही बने हुए लोग, या एक टीम, या एक ट्रस्टी, या इनकी एक कमेटी, ठीक है। तो इनको मैनेज कौन करता है? तो मैनेजमेंट संभालता है इनका ट्रस्टी या कोई मैनेजिंग कमेटी। ये हो सकता है इनने 4 लोगों ने 5 लोगों ने मिलकर एक कमेटी बनाई हो और वो इसको देखते हो, वो चलाते हो, ट्रस्टी कहलाते हो, ठीक है। तो प्रबंधन कौन करता है? ट्रस्टी या फिर इनके प्रबंध समिति कर सकती है। आगे सोर्सेस कौन से होते हैं? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझने होंगे कि सर अगर ये सेल नहीं कर रही है तो इसके पास भैया पैसा कैसे आता है। तो शायद आपको भी पता है। अगर हम बात करें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ऐसी संस्थाओं की जो एक्सपेंसेस तो करती है, इनके इनकम ऑफ जनरेटिंग सोर्सेस क्या होते हैं? तो सीधी सी बात है, आप भी तो चंदा देते हैं, दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, तो यही इनके मेन सोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो सोर्सेज की बात करें तो सबसे पहला सोर्स है सब्सक्रिप्शन, यानी हम सदस्यता शुल्क बोल सकते हैं। अभी मेरे एग्जाम्पल में मैंने कहा था ना कि वो कमेटी ने स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। अब वहाँ पर लोग जाएंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे, कुछ नॉमिनल फीस दे देंगे, महीने मंथली दे सकते हैं, वो ईयरली दे सकते हैं, जिससे वो वहाँ पर रजिस्टर हो जाए और अपना स्पोर्ट्स खेले और आ जाए। तो वो सब्सक्रिप्शन कहलाए। क्या कहेंगे उसको? सब्सक्रिप्शन या सदस्यता शुल्क। दूसरा अर्निंग, आय के कारण हो सकते हैं उनके डोनेशन, ठीक है। डोनेशन मतलब दान। डोनेशन का मतलब होता है दान, मतलब कई बार हम मंदिर मस्जिद में दान दे देते हैं ना बेटा, वैसे ही दान भी हो सकता है इनका आय का कारण। लेगेसीज हो सकती है सर। लेगेसीज मतलब होता है बेटा वसीयत। कई बार एक मृत व्यक्ति अपनी पूरी जायदाद ऐसे ट्रस्टीज को या ऐसा दान दे देता है, तो उस पूरे स्ट्रक्चर या पूरे जायदाद, जिसपे कैश भी हो सकता है, काइंड भी हो सकता है, तो उसको हम लेगेसीज बोलना शुरू कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं वसीयत, ठीक। आगे ग्रांट्स भी हो सकते हैं उनकी आय का कारण, यानी अनुदान भी हो सकते हैं। ग्रांट्स क्या होते हैं? तो कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट भी इन्हें सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट की तरफ से भी इनको चीज़ें मिल जाती है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती है या बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ये भी इनको कुछ बेनिफिट दे देते हैं, तो उसको हम बोलना शुरू कर देते हैं ग्रांट्स। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट है हमारा। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट या विनियोग से भी आए। कई बार ये इंस्टीट्यूशन खुद ही मार्केट में इन्वेस्ट कर देती है पैसा और वहाँ से इंटरेस्ट के रूप में कुछ अर्न करती है ताकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन चलने लगे। तो ऐसी इनकम को हम बोलना शुरू कर देते हैं इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, यानी विनियोग से आय। कोई विनियोग कर दिया मैंने,
बैंक में डिपॉजिट कर दी है, एफडी कर दी है, मार्केट में पैसे लगा दिए, उसके इंटरेस्ट से मैं अर्न कर रहा हूँ और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा हूँ, सामाजिक कल्याण कर रहा हूँ। ठीक, आगे, जैसा कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ये, तो सिंपली बात है, इन लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना होगा और बाकी अकाउंट्स नहीं होंगे, इनके अकाउंट्स थोड़े से अलग होंगे। तो देखते हैं कौन से अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले इनका अकाउंट बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं प्राप्ति भुगतान खाता। दूसरा अकाउंट ये प्रिपेयर करते हैं बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं आय व्यय खाता। और तीसरा बैलेंस शीट। हाँ, इसमें डिफरेंस जरूर है। जैसे हम पहले कैश अकाउंट बनाते थे ना, कैश अकाउंट बनाते थे, याद करो, है ना, कैश अकाउंट बनाते थे, उसी का फॉर्म इन्होंने अपने ऊपर लिख लिया है कि ये बोलने लगे हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बात करेंगे उसकी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, एप्रोप्रिएशन मेरे से निकल रहा है क्योंकि वो आपका नेक्स्ट चैप्टर है। आगे आय व्यय खाता बनाते हैं ये लोग, और उसके साथ साथ बैलेंस शीट। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन उसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करें, अपने नोट्स खुद बनाएं, डाउट्स पूछ सकते हैं, अपने फ्रेंड तक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।